जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान महान साम्राज्यों पर जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई विशाल साम्राज्य बिखर जाता है? चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे ही 600 साल लंबे दौर का सफर करते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो असल में कई शानदार साम्राज्यों से भरा हुआ। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये दौर सिर्फ उथल-पुथल और बिखराव का था, या फिर इसी बिखराव से कुछ नया, कुछ कमाल का जन्म ले रहा था? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक काम करते हैं। कल्पना कीजिए, हम और आप कोई 1500 साल पहले 7वीं सदी के एक यात्री हैं। हम उत्तर भारत से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। यहाँ अब कोई एक छत्र साम्राज्य नहीं है, बल्कि कई शक्तिशाली राज्य हैं और हर एक की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग शान है। तो हमारा सफर कैसा दिखेगा? ये टाइमलाइन हमें एक मोटा-मोटा अंदाजा देती है। हम सम्राट हर्ष के उदय से शुरू करेंगे, फिर कन्नौज के लिए हुए उस जबरदस्त महासंग्राम को देखेंगे और आखिर में दक्षिण में चोल शक्ति के उदय तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है कन्नौज, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है हर्षवर्धन से। महान गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन वो पहले बड़े शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत को फिर से एक साम्राज्य के झंडे तले लाने की कोशिश की। लेकिन हर्ष सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो खुद एक बहुत अच्छे कवि और नाटककार भी थे। और तो और उन्होंने बाण भट्ट जैसे महान विद्वानों को संरक्षण दिया, जिन्होंने दुनिया के शुरुआती उपन्यासों में से एक कादम्बरी लिखा। ये दिखाता है कि इन नए राजाओं के लिए कला और संस्कृति की कितनी अहमियत थी। अच्छा, पर हमें हर्ष के बारे में ये सब पता कैसे चला? इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है चीन के बौद्ध तीर्थयात्री हुएनत्सांग को। जरा सोचिए, उन्होंने 14 साल लगाकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और जो कुछ भी देखा उससे बड़ी बारीकी से लिखा। और जानते हैं हुएनत्सांग ने हर्ष के बारे में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि हर्ष का राज्य बहुत खुशहाल था और उनका शासन न्याय से चलता था। ये शब्द हमें सीधे उस दौर में ले जाते हैं, मानो हम सब कुछ एक चश्मदीद की आंखों से देख रहे हों। पर हर्ष की कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। जब उन्होंने दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो दक्कन के एक और शक्तिशाली राजा चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ये इस बात का सबूत है कि उस समय कोई एक अकेली शक्ति पूरे भारत पर हावी नहीं हो सकती थी। तो हर्ष के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब मंच तैयार होता है इस युग के सबसे बड़े राजनीतिक ड्रामे के लिए। ये थी कन्नौज शहर पर कब्जे के लिए चली लगभग 200 साल लंबी लड़ाई। इस महासंग्राम में 3 बड़े खिलाड़ी थे। पूर्व से पाल, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण के दक्कन से राष्ट्रकूट। ये तीनों राजवंश भारत के दिल यानी कन्नौज पर कब्जे के लिए एक दूसरे से लगातार लड़ते रहे। सबसे पहले बात करते हैं पालों की। बंगाल से शासन करने वाले पाल बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा जैसे पुराने विश्वविद्यालयों को तो संभाला ही, साथ ही विक्रमशिला जैसी नई और भव्य यूनिवर्सिटी भी बनवाई। उनकी कला का अंदाजा इस खूबसूरत कांस्य प्रतिमा से लगाया जा सकता है। अब आते हैं पश्चिम की तरफ, जहां थे गुर्जर प्रतिहार। ये अपनी सैन्य ताकत के लिए मशहूर थे और इन्होंने एक बहुत बड़ा उत्तरी साम्राज्य बनाया। इनका असर पंजाब से लेकर कन्नौज तक फैला हुआ था। और फिर थे दक्षिण के राष्ट्रकूट। अगर इनकी ताकत और इनकी सोच का अंदाजा लगाना हो तो बस एलोरा के कैलाश मंदिर को देखिए। ये कोई ईंट पत्थर से बनी इमारत नहीं है, इसे एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे तक तराश कर बनाया गया है। ये इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा अजूबा है जिसकी आज भी कल्पना करना मुश्किल। चलिए अब अपनी यात्रा को जरा दक्षिण की ओर ले चलते हैं, क्योंकि जिस वक्त उत्तर में ये संघर्ष चल रहा था, ठीक उसी वक्त दक्कन और उससे भी दक्षिण में उतने ही शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से अमीर राज्य फल फूल रहे थे। जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ पल्लवों का बनाया मामल्लपुरम का शौर मंदिर और दूसरी तरफ राष्ट्रकूटों का कैलाश मंदिर। ये सिर्फ मंदिर नहीं थे, ये अपनी अपनी ताकत, अपनी कला और अपनी सोच का एक ऐलान थे। और अगर हम थोड़ा और दक्षिण में जाएं, तो वहां पांड्य, चोल और चेर जैसे बहुत पुराने राजवंश एक नई ताकत के साथ उभर रहे थे। ये समुद्र के स्वामी थे। इनका व्यापार दूर दूर तक फैला था और इनकी अपनी एक अलग, बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक पहचान थी, जो आज भी जिंदा है। तो हमने देखा कि राजनीतिक तौर पर ये दौर लगातार चलने वाली लड़ाइयों का था।
लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसे सच में एक शानदार युग बनाता है, और वो है कला, दर्शन और ज्ञान का जबरदस्त विकास। और हैरानी की बात यह है कि इस राजनीतिक लड़ाई ने असल में सांस्कृतिक विकास को और बढ़ावा दिया। हर राज्य एक दूसरे से बेहतर दिखना चाहता था, और इसका नतीजा ये हुआ कि कला, साहित्य और ज्ञान का एक तरह से विस्फोट हो गया। चट्टानों को तराश कर बने मंदिरों से लेकर संस्कृत और तमिल साहित्य के महाकाव्यों तक ये एक असाधारण रचनात्मक दौड़ था। उस समय के शिक्षा के स्तर का अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में द्वार पंडित होते थे, मतलब विद्वान, गेटकीपर। इनका काम था एडमिशन लेने आए छात्रों का इंटरव्यू लेना, उनकी परीक्षा लेना, और सिर्फ सबसे काबिल छात्रों को ही अंदर आने की इजाजत मिलती थी। और ज्ञान का ये सिलसिला सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था। सुदूर उत्तर में कश्मीर अपनी खास जगह की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से जोड़ने वाला एक बहुत अहम बौद्धिक पुल बन गया था। ये संस्कृत शिक्षा और दर्शन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो आखिर में इस 600 साल के दौर की विरासत क्या है? हमने अपनी यात्रा एक सवाल से शुरू की थी, क्या ये अराजकता का युग था या सृजन का? अब ये साफ है कि इसे अंधकार युग कहना बिल्कुल गलत होगा। ये तो एक शानदार और ऊर्जा से भरा हुआ दौर था, जिसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों ने अपनी पहचान दी। उनकी आपसी होड़ ही वो चिंगारी थी जिसने कला, साहित्य और दर्शन की एक ऐसी मशाल जलाई जो आज भी हमें रोशनी देती है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। इस दौर में जो मजबूत क्षेत्रीय संस्कृतियां बनी, वो आज भी भारत की इस अविश्वसनीय विविधता में किस तरह झलकती हैं? शायद इस बिखरे हुए युग की विरासत उतनी ही स्थायी है जितनी किसी एक महान साम्राज्य की होती है।